बनारस, वाराणसी या काशी को मुक्ति, मोक्ष और पाप से छुटकारा दिलाने वाली धरती कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोगों के मन में आज भी यह इच्छा रहती है कि अगर उनके प्राण निकलें तो बनारस में, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हों। युगों से बहती गंगा की धारा के गवाह इन घाटों पर सदियों से दुनिया भर के लोग आते रहे हैं। और ये सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। भव्य गंगा आरती में न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के देशों के लोग शामिल होने बनारस आते हैं। लेकिन आजकल गंगा आरती के अलावा एक और चीज है जो गंगा के घाटों पर लोगों को आकर्षित करती है। वो है एक प्रदर्शनी, और इस प्रदर्शनी का नाम है कचरा महोत्सव। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी बनारस में। बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रस हमेशा बना रहता है, हमेशा यहाँ पर उत्सव चलता रहता है। लेकिन आज हम यहाँ पर एक ख़ास उत्सव की बात कर रहे हैं जो हाल ही में यहाँ पर आयोजित किया गया। उस उत्सव का नाम था कचरा महोत्सव। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा कि कचरे के नाम पर महोत्सव कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा महोत्सव है जो भारत के सभी शहरों को एक रास्ता दिखा सकता है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कचरा महोत्सव में, और क्या है इसके पीछे का मकसद, क्या है इसके पीछे की सोच। कचरा महोत्सव एक पहल है जिसके जरिए लोगों को बनारस को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के अलावा इस प्रदर्शनी में नए आइडिया भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस पहल में कई कंपनी, संगठन और स्कूल साथ आए हैं। इस पहल के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि शहर को साफ सुथरा रखने में उनकी भागीदारी जरूरी है। साथ ही ऐसी वस्तुएं जिन्हें कचरा समझकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है और जो कचरा गंदगी और प्रदूषण फैलाता है, उसे क्रिएटिव ढंग से रिसाइकल किया जा सकता है। पढ़ाई तो हर स्कूल करा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स करा रहे हैं, तो हम बच्चों को कुछ उनके हुनर को, जो हर बच्चे के अंदर एक हुनर होता है, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो हम बाकियों से अपने आप को अलग करके एक नए थीम के साथ हम बाहर निकल सकेंगे। तो हम उसको लेकर के 3-4 सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये जोकर, जिसे देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। यह जोकर थर्मोकोल के ग्लासों से बनाया गया है। और ये देखिए इधर कछुआ, जैसे खरगोश को रेस लगाने की चुनौती दे रहा है। और ये खरगोश जैसे कह रहा हो कि इस बार रेस में वो सुस्ताएगा नहीं। इन खरगोशों को फ्यूज बल्ब पर रुई लपेटकर बनाया गया है। तो आम के आम और गुठली के दाम। इस प्रयास से जहां कूड़े के निस्तारण की समस्या से निपटने में मदद मिल रही है, वहीं बालकों की क्रिएटिविटी को भी मौका मिल रहा है।
और इस प्रयास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित किया है। वो हाल ही में बनारस में हुए कचरा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने इस उत्सव में शामिल स्कूलों, संगठनों और कंपनियों का हौसला बढ़ाया। हमें स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना है। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो सकता है। कबाड़ को भी जुगाड़ करके उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है और ये जन आंदोलन बन सकता है। और यहां जो आए मैं उनको कहूंगा, ये जो कचरा महोत्सव की प्रदर्शनी लगी है, आप जरूर उसको देखिए। छोटे छोटे बच्चों ने जो बोतलें हम फेंक देते हैं, जो अखबार फेंक देते हैं, उसमें से कितनी बढ़िया चीजें बनाई हैं और घर के अंदर रखें तो लोग उसको देखने के लिए लालायित हो जाएं। एक ही चीज का कितना उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री इस बात से बहुत प्रभावित थे कि न सिर्फ कचरा रिसाइकल करके सजावट की चीजें बनाई जा रही हैं, बल्कि घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बन रही हैं। अब आप इस मेज को ही देखिए। पुराने टायर इस्तेमाल करके बनाई गई ये टेबल अगर आपके ड्राइंग रूम में हो तो कैसा रहे। कई कंपनियों ने ठोस कचरा को रिसाइकल कर खूबसूरत टाइल्स का निर्माण शुरू किया है, जो शहरों के फुटपाथों से लेकर हमारे आपके आंगन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। सो कचरे से पैसा भी कमाया जा रहा है। ड्राई वेस्ट से क्या बनाया जा सकता है, तो हमारी कंपनी ने कुछ रैग पिकर्स के साथ एक स्टार्टिंग की थी और जिसका नाम दिया गुल महर। उन रैग पिकर्स को हम लोगों ने स्किल्ड किया। स्किल्ड करने के बाद उनका लाइवलीहुड स्ट्रांग करने के लिए हमने उनको अपने पास एक रोज़गार दिया और रोज़गार देने के साथ ही हमने उनको काम देना शुरू किया। काम के साथ साथ जो है, जब वो चूँकि स्किल्ड हम उनको कर चुके थे, ट्रेनिंग उनकी हम दे चुके थे, तो इन सब चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बनाने शुरू की और बनाने के बाद जो है हमने इसको अमेज़न, एक ऑनलाइन कंपनी, मार्केटिंग कंपनी है, उस पर भी हमारे प्रोडक्ट्स का शो होता है और वहाँ से जो है हम लोग इसकी सेल आउट करते हैं। इस अनूठी पहल के लिए जब प्रधानमंत्री ने बच्चों की पीठ थपथपाई तो उनका हौसला भी बढ़ा और इरादे और मजबूत हुए। उन्होंने पूछा कि क्या इसको आप आगे बढ़ाएंगे। हमने उनसे कहा भी कि हम आपके हर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आप देखेंगे उनका हर प्रोजेक्ट हमने बनाया था, पर्यावरण बचाओ, नमामि गंगे, बेटी बचाओ। तो हम उनके हर प्रोजेक्ट के साथ हम लोग चलते हैं कि उनकी चीज़ें जितना वो युवाओं के साथ हैं, हम लोग बहुत उनका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। तो उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। बच्चे हमारे, उनको एक अलग से नई चीज़ मिली कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कचरा महोत्सव में शामिल लोगों की हौसला अफजाई की तो एक सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कचरा महोत्सव सिर्फ एक दिन का इवेंट भर बनकर रह जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रदर्शनी को लोगों के बीच ले जाने का प्रयास नजर आ रहा है। कचरा महोत्सव में प्रधानमंत्री का ध्यान एक और चीज ने खींचा, जिसके बारे में उन्होंने अपने भाषण में भी जिक्र किया था। मैंने यहाँ म्यूजिकल पार्टी देखी, बड़ी शानदार म्यूजिकल पार्टी। स्वच्छता के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? खाली डिब्बों से उन्होंने बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खड़े किए हैं। खाली डिब्बों को बजा बजा करके बढ़िया संगीत का आस्वाद वो करा सकते हैं। यानी निकम्मी से निकम्मी चीज का भी उत्तम से उत्तम उपयोग कितना कैसा हो सकता है, वह आज इस कचरा महोत्सव में मैंने देखा है।
बैंड के कलाकारों ने खाली पीपे, डिब्बे, प्लास्टिक के टब, कूड़ादान, टायर या फिर टूटे रैकेट इस्तेमाल करके अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। इस बैंड को हमने शहर के नगर निगम के पार्क में लोगों के बीच पाया। इन प्रयासों से लोगों की सोच में भी फर्क आ रहा है। यह पहल न सिर्फ लोगों को स्वच्छता के प्रति सचेत कर रही है, बल्कि यह पहल लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में सोचने पर मजबूर भी कर रही है। जब हम लोगों के बीच में जाते थे और स्वच्छता का संदेश लोगों को देते थे, उनको अवेयर करते थे, जागरूक करते थे, तो वहाँ पे उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाते थे। केवल हम मानसिक रूप से उन्हें हम समझाते थे या इमेजिनेशन पावर में उन्हें समझाते थे कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई हम सिम्बोलिकली ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते थे जिससे उन्हें लगे कि नहीं, ये वास्तव में ऐसे भी सुधारा जा सकता है या ऐसे भी जागरूक हुआ जा सकता है। तो यहाँ से हमें प्रेरणा आई और हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो स्वच्छता से जुड़ा हो, साफ़ सफाई से जुड़ा हो। बात जब स्वच्छता की आती है तो साफ़ सफाई की आती है, और जब साफ़ सफाई की बात आती है तो आती है बात कूड़े की। तो यहाँ से कूड़े के यानी इससे वेस्ट मटेरियल से जो हम लोग अनुपयोगी वस्तुओं घरों से फेंक देते हैं, उसे कैसे पुनः इस्तेमाल किया जाए और कैसे साफ़ सफाई करने में ये किसका बड़ा योगदान है, इसको हम लोगों को तक पहुँचाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया और इस पर हम लगातार कार्य करते रहे। ये एक दिन का काम नहीं है, आप पीछे जो देख रहे हैं, इसके लिए हमने काफ़ी दिनों से प्रयास करते रहे हैं और कई तरह के वाद्य यंत्रों का हमने भी इसमें निर्माण किया है। डांस आर्टिस्ट हूँ, जो कि स्वच्छता के ही लिए नहीं, अभी बनारस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं देव दीपावली और स्वच्छता के लिए, उनमें मैं राधा का रोल करती हूँ। तो स्वच्छता के लिए भी राधा और कृष्ण का रोल हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे बनारस में किया, ताकि लोगों को उनके बीच में जाके जागरूक कर सकें। बनारस के लोगों का जीने का अपना अंदाज है। कहते हैं कि बनारस अपनी गलियों में जीता है और यहाँ के हर आदमी का अपना एक खास अंदाज है। इस अंदाज को बनारसीपन कहा जा सकता है। और इसी तरह से बनारस की सुबह की भी अपनी ही तारीफ है। यहाँ की सुबह की तारीफें कितने ही अंदाजों में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक बनारस की सुबह की पहचान में गंगा की धारा, बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई, आरती की घंटियां और यहाँ के लोग शामिल थे। लेकिन अब इस पहचान में एक खास आवाज जुड़ गई है जो सुबह सुबह बनारस की गलियों में गूंजती है। यह आवाज है एक सीटी की। इस सीटी की आवाज के साथ ही घरों के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। लोग कूड़ा लेकर घरों के बाहर आते हैं। अब इस घटना में खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब आजकल बनारस के लोग कूड़ा डालने के लिए निकलते हैं तो उनके हाथ में 2 डिब्बे नजर आते हैं, एक नीला और दूसरा हरा, यानी एक गीले कूड़े के लिए और दूसरा सूखे कूड़े के लिए। यह शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोर्स पर कूड़े का सेग्रीगेशन यानी गीले और सूखे कूड़े को अलग करना शहरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन बनारस में एक खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। और जो कूड़ा है वो 2 भागों में लिया जाता है, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। ये गीला कूड़ा जो हमारा है ये हमारे करसड़ा प्लांट में चला जाता है, जहाँ पर इससे एक बहुत ही उत्तम किस्म की खाद बनाई जाती है। और जो सूखा कूड़ा होता है उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं। हमारे वहाँ रैक पिकर्स हैं। ये रैक पिकर्स क्या होते हैं कि कूड़े को 6 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं
पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच का सामान, बोतल और जो भी गत्ता वगैरह होता है, ये इन 6 भागों में डिवाइड करके रैग पिकर उसको अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने के बाद फिर उसका अलग अलग तरीके से वो लोग फिर उसका यूज़ करते हैं। घरों से कचरा जमा करके शहरों के कूड़ा घरों में लाया जाता है। यहाँ से यह कूड़ा ट्रकों के जरिए करसड़ा नाम की एक जगह पर बने कंपोस्ट प्लांट में पहुंचाया जाता है। इस प्लांट में सबसे पहले कूड़े के ट्रक का वजन किया जाता है। जिससे इस बात का अंदाजा रहे कि शहर से प्रतिदिन कितना कूड़ा निकल रहा है और प्लांट की क्षमता के अनुसार कूड़ा पहुंच रहा है या नहीं। इसके बाद कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने का सिलसिला शुरू होता है। टोटल वह प्रोसेस वो 1 महीने 45 दिन का होता है, फाइनल रॉ मटेरियल टू कंपोस्ट का। 1 महीने 45 दिन में वो कंपोस्ट तैयार हो जाता है हमारा, फिर हम उसके बाद सेल करते हैं। इस प्लांट में ज्यादातर काम मशीनों के जरिए ही हो रहा है और एक निश्चित समय के भीतर कचरे का निस्तारण किया जाता है। इस कदम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शहर के बड़े हिस्से को कूड़े का पहाड़ बनने से बचाया जा सकता है। दूसरा, बेहतरीन किस्म की खाद भी तैयार की जाती है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले इस कूड़े से ईंट, पत्थर, प्लास्टिक जैसी चीजों को अलग कर लिया जाता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोस्ट 4 mm साइज का से पास होना चाहिए। इस कारण से वहाँ पे 4 mm साइज से हम उसको स्क्रीन करते हैं। हमारे जो नियर बाई जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली कंपोस्ट लेकर जाते हैं। हम उनको 1 रुपये 20 पैसे किलो देते हैं और वो लूज में ही ले जाते हैं। अपना पैकिंग मटेरियल लाते हैं, अपने साधन से वो यहाँ से लेकर जाते हैं वेट करके 1 रुपये 20 पैसे पर केजी, फिर वो यूज करते हैं। और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो बड़े बड़े जो इंडो गल्फ और क्रिप्को, ये हमारे यहाँ अपने पैकिंग मटेरियल देते हैं। हम उनके उसमें पैक करके उनको ट्रक थ्रू द ट्रक उनके डीलर्स के यहाँ जाता है और वहाँ से वो फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। यह प्लांट कई साल पहले बना था, लेकिन बनने के बाद जाने किन कारणों से बंद ही पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से सांसद बनने के बाद इस प्लांट की सुध ली गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इस प्लांट को पुनर्जीवित करने का काम किया। अप्रैल 2016 से लेकर के सितंबर 2016 तक एनटीपीसी ने यहाँ पे मेंटेनेंस और रिवाइवल की एक्टिविटीज़ की सीएसआर बजट के अंडर में, और उसके बाद 5 सितंबर 2016 से कंटिन्यूअसली हम लोग इस प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं आईएलएफएस की हेल्प से। कचरे से कंपोस्ट बनाने के अलावा कचरे से बिजली बनाने की योजना पर भी यहाँ काम किया जा रहा है। एनटीपीसी जल्दी ही यहाँ पर बिजली बनाने का कारखाना लगाने वाला है। सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी किया जा सकता है गैसिफिकेशन सिस्टम के द्वारा।
उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल जल्दी ही 200 किलोवाट का एक गैसिफिकेशन बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगर इसी तरह से ये साइंटिफिकली मैनेज किया जाए सॉलिड वेस्ट को, तो अभी जो ये हमें शहरों में एक प्रॉब्लम लगता है, ये हमारा एक सॉल्यूशन भी हो सकता है एनर्जी रिक्वायरमेंट। भारत में करीब 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। देश के शहरों से करीब 6 करोड़ टन कचरा प्रति वर्ष निकलता है। इस कचरे को ठिकाने लगाना शहरों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। अगर इस कचरे का सही से निस्तारण की व्यवस्था नहीं बनती है तो शहर कचरे के पहाड़ों में तब्दील होते जाएंगे। 2014 में कचरे से ऊर्जा पैदा करने संबंधी एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कचरे के लिए हर बरस कम से कम 1240 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। तो स्वच्छ भारत का जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वेस्ट इज़ वेल्थ, यानी इस वेस्ट से आप कैसे अपना वेल्थ के रूप में जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें 3 किस्म के कार्यक्रम रखे गए। पहला तो वेस्ट जो है, वेस्ट से कंपोस्ट आप बना सकते हैं। दूसरा, वेस्ट से आप एनर्जी बना सकते हैं। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस से तमाम किस्म के बिल्डिंग मटेरियल आप बना सकते हैं। इस पे जो एक अंदाज़ा किया गया, जो टेक्निकल ग्रुप के द्वारा अंदाज किया गया कि हमारे देश में जितना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, उससे हम अधिक से अधिक 511 मेगावाट का पावर जनरेट कर सकते हैं। और इससे करीब 54 लाख मेट्रिक टन पर एनम हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जो खाद बनती है, कंपोस्ट बनती है, वो कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं। इस दिशा में हमने कार्य प्रारंभ किया। तमाम किस्म के ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए। ऐसे कुछ कार्य पहले जो पुरानी JNNURM योजना थी उसमें भी हो रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। दिक्कतें थी कि उसमें पॉलिसी सपोर्ट नहीं था। पॉलिसी सपोर्ट के तौर पे जैसे कि वेस्ट से जो एनर्जी बनाई जाती है, उसके बारे में निर्णय लिया गया कि जो है इस एनर्जी को डिस्कॉम को खरीदना मैंडेटरी होगा। भारत में फिलहाल कचरे से कम 500 मेगावाट बिजली पैदा करने की संभावना बताई जाती है, लेकिन इससे जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को तैयार करना। एक अनुमान के हिसाब से इस क्षेत्र में कम से कम 8,500 करोड़ के निवेश की दरकार होगी। आज की डेट में हमारे 7 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी देश में चल रहे हैं, जिनमें 88.4 मेगावाट पावर आज की डेट में बन रहा है। और इसके अलावा 56 प्लांट्स के ऊपर, जिसकी कुल क्षमता 415 मेगावाट की है, ये हमारा विभिन्न स्तर पे ये कार्य चल रहा है। जहाँ तक वेस्ट टू कंपोस्ट का सवाल है, उसमें निर्णय लिया गया कि जो कचरे से कंपोस्ट बनेगा, उसके लिए मार्केटिंग असिस्टेंस 1500 रुपये पर टन का दिया जाएगा। एक बड़ा मेजर असिस्टेंस था। और इसके नतीजन आज की डेट में हमारी ऑलरेडी 145 वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट चल रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 13.11 लाख टन पर एनम की है। इसके अलावा 150 प्लांट के ऊपर जिनकी क्षमता लगभग 34 लाख TPA है, उस पर काम आज के समय में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि या वेस्ट टू कंपोस्ट है, वेस्ट टू एनर्जी है, कुछ एक बड़े शहरों में तो सीधे सीधे उस शहर के लिए है, और कुछ एक जगह क्लस्टर अप्रोच में ये कार्य किया जा रहा है। इसकी हम लोग बड़ी गहनता के साथ हर एक राज्यों के साथ, जैसे कल ही मैं 5 राज्यों के साथ बैठा था, परसों में दूसरे 5 राज्यों के साथ बैठा था, अलग अलग राज्यों के साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे यहाँ बुला करके उनके साथ बहुत डिटेल में एक एक शहर वाइज, एक एक शहर का आप जो क्या काम कर रहे हैं उसकी हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आपका क्या प्लान है, वो क्लस्टर में जाकर के प्रोसेस होगा या वो आपका सीधे सीधे प्रोसेस होगा। सो बनारस में एक नई शुरुआत हो रही है। लोगों में स्वच्छता और कचरा निस्तारण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि अपने शहरों को प्रदूषण और बीमारी से मुक्त रखने के लिए कचरे का सही निस्तारण बेहद जरूरी है।
और कचरा महोत्सव जैसे आयोजन इस तरह की पहल की प्रेरणा बनते हैं। बनारस के बारे में मैंने किसी से सुना था कि बनारस अपनी गलियों में जीता है और इन घाटों पर आकर मुक्त हो जाता है, और इन घाटों पर दुनिया भर से लोग मोक्ष और मुक्ति की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन बनारस के कचरा महोत्सव ने एक नया रास्ता मोक्ष और मुक्ति का देश के शहरों के सामने पेश किया है। न सिर्फ इस रास्ते से देश के शहर कचरा से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि एक उद्योग पूरा इससे तैयार हो सकता है, और न सिर्फ उद्योग तैयार हो सकता है, इससे ऊर्जा और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस विशेष रिपोर्ट में आज इतना ही। मेरी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।